Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 12. Okay, so there has been a slight change in the schedule because since I am seeing that people are not watching the fill in the blanks, so I have removed it from the schedule, and now we have on Monday we have vocabulary, on Tuesday we have parajumbles, on Wednesday we'll be having RC, on Thursday we'll be having vocabulary, on Friday we'll be having parajumbles, and on Saturday we'll be having RC. Okay. So before starting the session, I will request you to please like the session and share it with your friends. So without wasting any further time, let's begin with the today's session. The four sentences labeled 1, 2, 3, 4 given below, when properly sequenced, would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequence of the order of the sentences and key in the sequence of the four numbers as your answer. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है. It says conceptualization of women's time as contrary to clock time and clock time as synonymous with economic rationalism are two of the deleterious results of the representation. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दो चीज के बारे में बात हो रहा है, एक वुमेन टाइम के बारे में बात हो रहा है और एक क्लॉक टाइम के बारे में बात हो रहा है और एक इकोनॉमिक रैशनलाइजेशन के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, तो ये सब चीज जो है आपका मेनली टाइम से रिलेटेड बात हो रहा है. ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि टाइम इज सीन एज एन इकोनॉमिक पैरामीटर. ठीक है, और मतलब क्लॉक टाइम इज सीन एज एन इकोनॉमिक पैरामीटर. ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि टाइम इज मनी. ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि टाइम क्लॉक टाइम एज सिनोनिमस विद इकोनॉमिक रैशनलिज्म. इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक टाइम इज सीन एज एन इकोनॉमिक पैरामीटर व्हाइल वुमेन्स टाइम हैज नो वैल्यू पर्सपेक्टिव. मतलब कि वुमेन के टाइम को हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं. ठीक है, तो इसमें यही बोला जा रहा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाइल डिक्टोमाइट्स ऑफ मेंस टाइम, वुमेन्स टाइम, मेंस टाइम, वुमेन्स टाइम, क्लॉक टाइम, caring time can be analytically useful. This article argues that everyday caring practices incorporate a multiplicity of times and both men and women can engage in this multiple times. ठीक है, डिक्टोमाइज क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दो चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तो उस पे जो कॉन्ट्रास्ट होता है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स. ठीक है, दैट आर रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोज्ड और इंटायरली डिफरेंट. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक तो मेन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं वुमेन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, और ये दोनों चीज को हम किस चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं, वो क्लॉक टाइम से कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि एक केयरिंग टाइम होता है. ठीक है, तो केयरिंग टाइम क्या होता है, तो केयरिंग टाइम वो होता है जब आप अपना समय दे सकते हो. ठीक है, अपने स्पाउस को दे सकते हो या अपने फैमिली को दे सकते हो, अपने चिल्ड्रन को दे सकते हो. ठीक है, तो या फिर एक होता है कि जैसे कि मेंस टाइम, जैसे अगर इसको हम ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ होता है ना, जैसे आपका डेली का शेड्यूल है, आप एक फैमिली में रह रहे हो, तो बोला जाता है कि हाँ अभी वुमेन लोग क्या बोलते हैं कि 9 बजे कि मेरा ये सास बहू वाला सीरियल मेरा देखने का टाइम हो गया. ठीक है, तो एक वुमेन टाइम हो गया. ठीक है, तो उस टाइम में जो है उसको कोई दूसरा कोई टीवी नहीं चला सकता है. ठीक है, उसी तरीके से मेन टाइम हो गया, तो मेन का भी कुछ होता है कि जब स्पोर्ट्स होता है, जब क्रिकेट मैच होता है, तो उस समय वो बोलता है कि किसी को नहीं देखने देंगे. मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाना चाह रहा हूँ. ठीक है, कि मेंस टाइम और वुमेन्स टाइम को क्या बोल रहा है. ठीक है, तो जो केयरिंग टाइम होता है, ठीक है, तो बोल रहा है कि केयरिंग टाइम कैन बी एनालिटिकली यूजफुल. दिस आर्टिकल आर्ग्यूज दैट एवरीडे केयरिंग प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट्स अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टाइम्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि घर में जो बच्चा रहता है, ठीक है, तो बोला जाता है कि अभी आप बच्चे को देखो, अभी मुझे खाना बनाना है. ठीक है, या कभी बोला जाता है कि आप बच्चे को देखिए, मुझे अपना कुछ ऑफिस का काम करना है. ठीक है, तो एक क्या होता है, एक केयरिंग टाइम जो होता है, या एक बच्चे के लिए हो गया या अपने एक दूसरे के लिए भी हो गया. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इट कैन बी एनालिटिकली यूजफुल. ठीक है, ठीक है, ओके. और बोल रहा है कि केयरिंग प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टाइम्स. ठीक है, ये कई बार होता है. ठीक है, एंड बोथ मेन एंड वुमेन कैन एंगेज इन दिस मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, और ये दोनों भी जो है एंगेज हो सकते हैं उस केयरिंग टाइम में काफी बार. ठीक है, ये चीज बोल रहा है. ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, when the everyday practices of women of working sole fathers and working sole mothers are carefully examined. ठीक है, जब बोल रहा है कि जब हम, जैसे कि बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल फादर जो है रेस कर रहा है. ठीक है, बच्चे को,
या एक सिंगल मदर रेज कर रही है बच्चे को, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब दोनों को जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, एग्जामिन टू एक्सप्लोर कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ जेंडर टाइम, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जेंडर टाइम का, एंड इट इज फाउंड दैट केयरिंग टाइम इज मोर फोकस्ड ऑन क्लॉक rather than theorized, जनरली theorized, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या पता चलता है कि केयरिंग टाइप जो है वो क्या चीज पे ज्यादा डिपेंड करता है, वो क्लॉक पे डिपेंड करता है, ठीक है। बोलते हैं कि ठीक है अभी 1 घंटे तक मुझे परेशान मत करना, या बोलता है कि अभी मैं अभी काम कर रहा हूँ उसे अभी 2 घंटे के लिए आप मुझे अभी डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। तो ये जो टाइम होता है वो किस चीज पे बेस्ड होता है, वो फोकस्ड, वो बेसिकली क्लॉक टाइम पे ही फोकस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, क्लॉक टाइम हैज बीन कंसिस्टेंटली रिप्रेजेंटेड इन फेमिनिस्ट लिटरेचर। ओके, क्या बता रहा है, क्लॉक टाइम को बता रहा है कि फेमिनिस्ट लिटरेचर में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बता रहा है कि एज अ मैस्कुलिन आर्टिफैक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाइम इज, ठीक है। तो यहाँ पे मैस्कुलिन आर्टिफैक्ट क्यों बोला, क्योंकि जो मैस्कुलिन अगर जैसे कि जेंट्स होते हैं, ठीक है, या मेन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या चीज, वो क्या हमेशा बोलते हैं, या वो हमेशा जो है टाइम को किस चीज से कंपेयर करते हैं, मनी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और ये जो सोच है ये किसका है, ये मैस्कुलिन सोच है, ठीक है। बोल रहा है ना टाइम इज मनी पर्सपेक्टिव, ठीक है। ओके, तो अभी हमें ये समझ में आया कि इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में मेनली बात हो रहा है। एक तो बात हो रहा है आपका क्लॉक टाइम के बारे में, एक बात हो रहा है आपका वुमेन टाइम के बारे में, एक बात हो रहा है आपका इकोनॉमिक रैशनलाइजेशन के बारे में, एक बात हो रहा है आपका मेंस टाइम के बारे में, ठीक है, एक बात हो रहा है आपका केयरिंग टाइम के बारे में, एक बात हो रहा है जेंडर टाइम के बारे में, ठीक है, और एक लास्ट में क्या बता रहा है कि टाइम इज मनी, ये एक पर्सपेक्टिव को लेकर बात कर रहा है क्लॉक टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट जो है सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वुमेन टाइम as contrary to clock time and clock time as synonyms of economic rationalism are two different deleterious results of this representation, ठीक है। तो ये deleterious मतलब क्या होता है, मतलब कि harmful, it means harmful, ठीक है। बोल रहा है कि अगर हम इस सोच से चलें कि वुमेन टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, और जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या इसका मतलब कि टाइम इज मनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो इस दोनों सोच को जब हम एक साथ लेके चलते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यही बोलना चाह रहा है पहले सेंटेंस में, ठीक है। तो ठीक है, ये एक अच्छा बात बोल रहा है, ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपका मेंस टाइम, वुमेन्स टाइम, क्लॉक टाइम, केयरिंग टाइम कैन बी एनालिटिकल यूजफुल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे डिक्टोमीज के बारे में बात हो रहा है, इसका मतलब कि इन कॉन्ट्रास्ट बोल रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ मेंस टाइम, वुमेन टाइम, क्लॉक टाइम, केयरिंग टाइम कैन बी एनालिटिकल यूजफुल, ठीक है। तो वाइल है इसीलिए ये तो पहला हो नहीं सकता है, ठीक है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि व्हेन द एवरीडे प्रैक्टिसेस, जब यहाँ पे व्हेन जब यूज कर दिया तो ये भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम बचते हैं किसके साथ, इसके साथ, और ये होगा आपका पहला होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है कि क्लॉक टाइम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है फेमिनिस्ट लिटरेचर में, क्योंकि हमारा जो टोटल पैराजंबल है इसमें मेनली किस चीज के बारे में बात हो रहा है, वो क्लॉक टाइम के बारे में ही बात हो रहा है। और क्लॉक टाइम में से मेंस टाइम क्या होता है, वुमेन्स टाइम क्या होता है, केयरिंग टाइम क्या होता है, ठीक है, ये सब डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि क्लॉक टाइम हैज बीन consistently represented in feminist literature as masculine artifact representative of time is money, मतलब कि ये पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आपका पहला। अब दूसरा क्या हो सकता है देखते हैं। ओके, अभी तो पता चल गया कि हम क्लॉक टाइम के बारे में बात करनी है। अब हमें क्या बात करना पड़ेगा, या तो मेंस टाइम के बारे में बात करना होगा, या तो वुमेन टाइम के बारे में बात करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेंस टाइम के बारे में तो कहीं से स्टार्ट है नहीं, मगर वुमेन टाइम्स के बारे में एक जगह स्टार्ट है, जो कि आपका पहला सेंटेंस है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि वुमेन टाइम को किस तरीके से देखा जाता है, और जो क्लॉक टाइम है उसको हम इकोनॉमिक रैशनलाइजेशन के नजरिए से देखते हैं, और ये जो दोनों सोच है जो ये है, ये आपका बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट्स लेकर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड सेंटेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब ये वाइल है, तो वाइल के पहले तो कुछ बोलना पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स ये आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि व्हेन द एवरीडे प्रैक्टिसेस ऑफ वर्किंग सोल फादर्स एंड वर्किंग सोल मदर्स आर केयरफुली एग्जामिन्ड टू एक्सप्लोर conceptualization of gender time, it is found that caring time is often more focused on the clock than generally
theorized while dichotomies of men's time, women's time, clock time, caring time can be analytically useful। तो हम दोनों को जब एक साथ पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल कोहेरेंट है और ये आपका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, इसका प्रॉपर सीक्वेंस होगा 4 1 3 एंड 2। ओके, सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा ज़रूर, ठीक है। और मैं आपको करवा भी रहा हूँ अच्छे लेवल का, डिफिकल्ट लेवल का, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का, जितने भी पैराजम्बल्स हो रहे हैं इस सेशन में, ठीक है, इस प्लेलिस्ट के अंदर में, तो सारे जो हैं आपके काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। कुछ ईजी भी हैं बट मैक्सिमम जो है आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराजम्बल। ओके, तो इसमें सारे जो इंस्ट्रक्शन है सेम है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं है। तो हम इसीलिए पढ़ना चालू करते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो बोलता है कि इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ओके, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, इम्पार्शियलिटी का और ऑब्जेक्टिविटी का। और क्या बता रहा है, दे आर फिंडिशली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, दैट कैन कॉज ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस इवन इफ ट्रांसपेरेंटली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ ये पता है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, एक है इम्पार्शियलिटी, ठीक है, और एक है ऑब्जेक्टिविटी। तो हम समझते हैं कि इम्पार्शियलिटी होता क्या है। इम्पार्शियलिटी होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट। अगर किसी को, अगर यहाँ मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं तो सबको एक एक लड्डू मिल रहा है, तो सबको इक्वल मिल रहा है, ठीक है ना, उनके बीच में कोई पार्शियलिटी नहीं किया जा रहा है, कि कोई फेवरेटिज्म नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, इट इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू मेक डिसीजन और जजमेंट इन फेयर वे, ठीक है। एक हो गया आपका इम्पार्शियलिटी, जिसमें बताया कि सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, और एक हो गया ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी इम्पार्शियलिटी से कैसे डिफरेंट है, ये भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि हमें एक डिसीजन मेक करना है, ठीक है, डिसीजन या जजमेंट लेना है, ठीक है, और एक सही तरीके से, ठीक है। तो आप जैसे अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझना चाहें ऑब्जेक्टिविटी को, ठीक है, तो जैसे एक गरीब है और एक मिडिल क्लास पर्सन है, ठीक है। तो गरीब को क्या है कि उसको मान लीजिए कि उसको खाने की डिफिकल्टी है, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको पैसा दे दोगे या खाना खिला दोगे उसको, ठीक है। बट जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए, ठीक है, जैसे राशन कार्ड है, ठीक है, तो राशन कार्ड है तो वो किसके लिए बना हुआ है, सबके लिए, सब वर्ग के लोगों के लिए बना हुआ है, ठीक है। मगर उसमें भी क्या होता है कि जो सबसे गरीब है उसको ज्यादा मिलता है कम रुपए में, ठीक है, कम पैसे में उसे ज्यादा खाना मिलता है, ठीक है, ये ज्यादा राशन मिलता है, ठीक है। बट वही जो है जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो उसका क्या है, उसका एक अलग कलर का राशन कार्ड बनता है, ठीक है, और उसको क्या है कि उसको भी कम पैसे में मिलता है, मगर उसको जो गरीब है उससे थोड़ा सा कम मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिविटी हो गया, समझ रहे हो, मतलब कि एक फेयर ट्रीटमेंट हो गया कि गरीब को हमें ज्यादा सहारा की जरूरत है, इसीलिए हम उसे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, और मिडिल क्लास को उतना ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है, या रिच क्लास को उतना ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो सब फैसिलिटी उसको नहीं मिल रही, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, क्या बोल रहा है, इट इंकरेजेस अस इनटू बबल्स ऑफ पीपल वी नो लाइक while blinding us to a different perspective, but the deeper problem of transparency lies in the words and much more, ठीक है। ओके, ये एक बिल्कुल ही रैंडम तरीके का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें सिर्फ बता रहा है क्या कि इट इंकरेजेस, क्या इंकरेज करता है ये हमें नहीं पता, मगर बता रहा है कि इट इंकरेजेस इनटू बबल्स ऑफ पीपल, मतलब हम लोग एक बबल ऑफ पीपल, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल में हमें कैटेगराइज कर दिया जाता है, ठीक है, जिनको हम जानते हैं या जिनको हम लाइक करते हैं, ठीक है। और while binding us to a different perspective, ठीक है, एक दूसरे सोच जो मेन जो दूसरा सोच है उसके प्रति क्या है, उसे अंधा रखते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो हम आगे समझते हैं, ठीक है, आगे स्टेटमेंट में कहीं मेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज का है, ट्रांसपेरेंसी का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें मेन क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, ट्विटर वेबसाइट सेज दैट ट्वीट्स यू आर लाइकली टू केयर about most will show up first in your timeline based on your accounts you interact with, most tweets you engage with and much more, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है, ट्विटर वेबसाइट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है।
और क्या बता रहा है कि जो आप ट्वीट्स करते हो या जिसके बारे में आप केयर करते हो, किसी मुद्दे के बारे में आप केयर करते हो, ठीक है, तो उसके बारे में ही तो आप ट्वीट करोगे ना, ठीक है। तो जब आप उस पर ट्वीट करोगे या आप उसको लाइक करोगे तो आपको क्या उस टाइप का ही क्या है, आपको जो कंटेंट है आपको उसी टाइप का ज़्यादा आपको रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये तो हमें पता है कि एल्गोरिथम से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमारा जो ट्विटर का जो एल्गोरिथम है वो भी उसी तरीके से शो करता है। तो हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। वी आर ओनली टोल्ड सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, हमें कुछ ही बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाता है। एंड वी कांट सी द एल्गोरिथम इटसेल्फ, ठीक है, हम एल्गोरिथम के बारे में हम नहीं जानते हैं या बहुत ही कम नॉलेज है हम लोग को। मेकिंग इट हार्ड फॉर सिटीजन्स टू एनालाइज, और उससे क्या होता है, सिटीजन्स को डिफिकल्टी होता है एनालाइज करने में, ठीक है, द सिस्टम सेंसिबली और फेयरली और बी कन्विंस्ड ऑफ इट्स इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो ट्विटर है वो एक तरीके से इम्पार्शियल है या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो उस पर हम कन्विंस्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली किस चीज के बारे में बात हो रहा है, एल्गोरिथम के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और बता रहा है कि सिटीजन्स उसको कैसे एनालाइज करते हो कंटेंट को, है ना। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजों के बारे में बात हो रहा है। एक इम्पार्शियलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रहा है, एक ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, एक बात हो रहा है आपका ट्विटर के बारे में बात हो रहा है ना, और एक आपका बात हो रहा है किस चीज के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो किसके बारे में बात हो रहा है, वो बात हो रहा है आपका ट्विटर वेबसाइट के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये ट्विटर वेबसाइट से रिलेटेड ही बात कर रही है। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ट्विटर के बारे में बता रहा है कि जो आप जो ट्वीट करते हो और जिसके बारे में आप केयर करते हो, जिस मुद्दे के बारे में, तो वो आपको सबसे पहले दिखाएगा, है ना, हाँ, और आपके अकाउंट पे। और क्या बोल रहा है कि ट्वीट्स यू एंगेज विद एंड मच मोर, ठीक है। तो अब बता रहा है कि अब देखते हैं कि इसमें सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है। ट्विटर के बारे में तो इतना बता दिया, तो अब क्या इंकरेज करता है हमें, ठीक है, तो इट इंकरेजेस, तो ये इट किसके लिए है, वो ट्विटर के लिए है, ठीक है ना, या ट्वीट्स के बारे में। तो ये जो ट्वीट्स हैं ये हमें इंकरेज करते हैं इनटू बबल्स ऑफ पीपल। जब आप किसी मुद्दे के बारे में बात करते हो ट्विटर पे, ठीक है, तो क्या होते हैं, जो भी पीपल उस मुद्दे से रिलेटेड सोचते हैं या बात करना चाहते हैं या सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, या किसी भी अथॉरिटी के पास अपना बात पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, बबल ऑफ पीपल वो लोग बना लेते हैं, ठीक है। और उन लोगों का क्या होता है, उनका शेयर्ड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, सेम इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, वाइल बाइंडिंग अस टू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझिए, ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि मुद्दा कुछ एक्चुअल में मुद्दा कुछ और रहता है, मगर क्या होता है कि कुछ जिनका दूसरा एक एजेंडा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें सुनने में आ रहा है न्यूज में कि उसमें खालिस्तानी समर्थक आ गए हैं, ठीक है। तो क्या है, जो खालिस्तानी समर्थक है उनको किसान के मुद्दे से मतलब नहीं है, ठीक है। उनके लिए क्या मुद्दा है, उनको मुद्दा है कि उनको इंडिया के अंदर क्या है, शांति और व्यवस्था को बिगाड़ना है किसी तरीके से भी, ठीक है, और गवर्नमेंट को गिराना है, उनका मुद्दा ये है। बट जो एक्चुअल पीपल जो पर्सपेक्टिव जो लेके चल रहे हैं, जो असली एजेंडा जो किसान लोग का है, वो उस किसान कानून के प्रति है, ठीक है। मगर जो खालिस्तानी समर्थक है वो भी उसको हाईजैक कर लिए हैं उनके एजेंडे को, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको ब्लाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, ठीक है, while blinding us to a different perspective, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो हम देखते हैं कि तीसरा क्या हो सकता है। तो इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे तो सही नहीं लग रहा है, तो ये लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसके साथ बचते हैं, और यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आपका हो जाएगा तीसरा। और इसमें क्या बोल रहा है, वी आर ओनली टोल्ड सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो हमें क्या बताया जा रहा है, सिर्फ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ही बताया जा रहा है, ठीक है। और हमें एल्गोरिथम के बारे में हमें कुछ समझ में नहीं है, या हम एल्गोरिथम को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सिटीजन्स के लिए क्या कर देता है, इट मेक्स इट हार्ड फॉर द सिटीजन्स टू एनालाइज समथिंग सेंसिबली और फेयरली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बात हो रहा है। और जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया किसान आंदोलन से, तो वो एग्जांपल जो है बिल्कुल सही यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। वहाँ पे इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों का आपको एग्जांपल दिखता है, ठीक है, उस मुद्दे में, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये फोर्थ हो जाएगा। तो इसका क्या सही सीक्वेंस क्या होगा, इसका सही सीक्वेंस होगा 3, 2,
4 and 1. ओके, सो वन मोर थिंग मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि अभी एग्ज़ाम है, ठीक है, आरआरबी पीओ का है, आपका 1 तारीख को है और आपका 7 तारीख को है, ठीक है। तो आई गेस अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो इसीलिए मैं अभी इसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ सेशंस को कल से, ठीक है। और मैं आपसे मिलूँगा 8 तारीख को या 9 तारीख को आपको मिलूँगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको मॉक टेस्ट में भी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय उधर दें, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी, ठीक है। तो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडेज सेशन. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video, and please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.